वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आपके पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका जो फोर्थ चैप्टर है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, वो हम कर रहे थे और आज हम पढ़ेंगे उसका लास्ट पार्ट। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव या स्थायी कार्यपालिका जो होती है उसके बारे में। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका में आप इस तरह से याद कर सकते हो कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। इन बिटवीन मीनवाइल एक जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था वो था उपराष्ट्रपति का, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक आपके दिया हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। फर्क क्या है? अंतर केवल इतना है कि उनके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। Who are included in the electoral college of the election of the president of India। तो आपको पूरा लिखना होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस राज्य की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना? लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। हमेशा आपको ये इलेक्टेड या निर्वाचित शब्द उनके साथ में लगाना है, अनिवार्य है, वरना आपका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इतना ही फर्क है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडलों या फिर यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हमने पहले पढ़ लिया था कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, ये तीन अगर हो, ये तीन जब भी हो, ये मीनवाइल होते हैं कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, उस कार्यकाल में ही अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से अगर रिक्त हो जाए पद, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं। फर्रुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। तो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल वी कैन गिव कि भाई किस समय उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया था। The vice president is elected for a 5-year term. He is also elected in the same way as the president. The only difference is that its electoral college does not consist the member of the state legislative assembly. For the removal of the vice president, the Rajya Sabha has to pass a resolution to this effect with its majority, and the consent of the Lok Sabha has to be taken on the motion. The vice president is the ex officio speaker of the Rajya Sabha and acts as the acting president in the event of the president becoming vacant due to death, resignation, removal by impeachment, or any other reason. The vice president serves as the acting president until a new president is elected. After the death of the Farrukhudin Ali Ahmad, B.D. Jatti continued to serve as the acting president until the new president was elected. तो आपको बस उपराष्ट्रपति के बारे में इतना ही याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी शक्तियां या बहुत ज्यादा उनके बारे में दिया नहीं है। आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। अब नौकरशाही होती क्या है? देखो, नौकरशाही का अर्थ जो है, नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। ब्यूरोक्रेसी शब्द कहां से लिया है? ये फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है
और ब्यूरो का मतलब क्या होता है? मेज प्रशासन, टेबल मैनेजमेंट, यानी टेबल पर बैठे सारा का सारा काम मैनेज करें, ठीक है ना। एक्चुअल काम कोई और करता है लेकिन मैनेज करने वाले, तो वो टेबल मैनेजमेंट का अर्थ होता है ब्यूरो का, या कार्यालयों द्वारा प्रबंधन। आज नौकरशाही एक बदनाम सा शब्द हो गया है, इसी कारण इसका प्रयोग अपव्यय, स्वेच्छाचारिता, कार्यालय की कार्यवाही, तानाशाही आदि के रूप में इसका नाम प्रयोग किया जाता है। मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द वर्ड ब्यूरोक्रेसी इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेसी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. The word bureaucracy is derived from the French word bureau. It means table administration or management by offices. Today, bureaucracy had become a bad word. For this reason, it is used in the form of extravagance, autocracy, office proceedings and dictatorship, etc. तो इसे कोई अच्छा शब्द नहीं माना जाता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वास्तविक, हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं कार्यपालिका की हेल्प जो है ब्यूरोक्रेसी ही करता है। नौकरशाही की भूमिका क्या है? आज के लोकतंत्री युग में शासन को चलाने के लिए नौकरशाही की अहम भूमिका है। कल्याणकारी राज्य के रूप में आज सरकार के काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि नौकरशाही की मदद के बिना उन्हें पूरा करना कठिन नहीं बल्कि असंभव सा है। देखिए जी, अब सरकार ने 1 मिनट में ऑर्डर जारी किया, भाई साहब आधार कार्ड सबको दो। आधार कार्ड सरकार के मंत्री आके बनाएंगे? नहीं। पब्लिक अपने आधार कार्ड खुद बनाएगी? नहीं। इसमें क्या किया गया? इसमें पूरे सिस्टम को झोंक दिया गया, पूरा सिस्टम इसमें काम कर रहा था। तो ये सिस्टम क्या है? ये ब्यूरोक्रेसी है। सरकार ने 1 मिनट में कह दिया कि आयुष्मान जो भारत है वो योजना लागू करो, तो वो लागू कौन करेंगे? वो लागू करेंगे, किस तरह से लागू करेंगे, क्या फॉर्म किससे भरवाए जाने हैं, किससे किस तरह से कागजात लेने हैं, कौन कितना एलिजिबल है, ये सब जो अफसर तय करते हैं। सरकार को नीतियां बनानी है, लेकिन नीतियां बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना है, वो काम कौन करेगा? मंत्री जी खुद जाके करेंगे? बिल्कुल नहीं। मंत्री जी तो अपनी एसी वाली गाड़ी और एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, वो काम ये अफसर करेंगे। तो ये होता है ब्यूरोक्रेसी का मतलब। देखो, ब्यूरोक्रेसी यट जैसा हमने पढ़ा कि आजकल के लिए गलत सा शब्द हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी ना हो तो कोई भी काम एफिशिएंसी से नहीं हो सकता, कोई भी काम प्रभावशाली तरीके से नहीं किया जा सकता अगर नौकरशाही मदद ना करे तो, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी कि नौकरशाही जो है किसी भी राज्य के सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है। राजनीतिक कार्यपालिका को इतना ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, कभी मंत्री बनते हैं, कभी नहीं भी बनते, कि वो कानून बनाकर उन्होंने लागू भी कर दे। राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासन चलाने के लिए नौकरशाही की सहायता अवश्य लेनी ही पड़ती है। ये सत्य है कि नौकरशाही के विकास के बाद प्रशासन अधिक कार्यकुशल, विवेकशील और संगत बना है। क्यों? क्योंकि एक मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री मिलकर सारे देश का शासन नहीं चला सकते, अधिकारी होंगे वही चलाएंगे। In today's democratic era, bureaucracy has an important role to run the governance. Today, as a welfare state, the functions of the government have become so much that it is not only difficult but also impossible to complete them without the help of the bureaucracy. It is true that Joseph Chamberlain says that government cannot function without civil servants. ठीक है ना, कि बिना इनके तो गवर्नमेंट काम कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव cannot have enough knowledge to make laws and implement them. The political executive has to take the help of the bureaucracy to run the administration. It is true that with the development of the bureaucracy, administration has become more efficient, prudent and consistent. तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, नौकरशाही की जरूरत तो पड़ती ही है सरकार को हर एक काम के लिए। अब देखिए, वेबर नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के 5 की प्रिंसिपल्स दिए हैं। की प्रिंसिपल यानी 5 आदर्श बताए हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी संचालित होती है। क्या क्या है वो की प्रिंसिपल्स? सबसे पहले मैनेजमेंट बाय रूल्स। मैनेजमेंट बाय रूल्स का मतलब होता है नियमों द्वारा प्रबंधन।
नियमों द्वारा प्रबंधन, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में हर नियम बंधे हुए रहते हैं, कौन कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किस पद पर बैठे व्यक्ति को कितने अधिकार है, वो किस नियम के तहत ये बना है, ये सारी चीजें एकदम डिफाइंड रहती है। तो मैनेजमेंट बाय रूल पहला की प्रिंसिपल है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, विशेषज्ञता का संगठन। इसको क्यों विशेषज्ञता का संगठन कहा गया है, विशेषज्ञों का संगठन कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, देखिए एक जो स्पेशल ऑफिस है, समझ लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस है। अभी वहां पर जो लोग बैठे होंगे उन्हें शिक्षा जगत से रिलेटेड या खासकर माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, ठीक है। अभी आप चले जाइए स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिस में, तो उनको खेलों से रिलेटेड जानकारी होगी। यानी हर वो व्यक्ति जो किसी नौकरशाही के किसी ऑफिस में काम करता है, वो उस विषय पर उस चीज में एकदम परफेक्ट हो जाता है, और इसीलिए इनको विशेषज्ञों का संगठन कहा गया है। फिर पर्पसली इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत, इनको कोई लेना देना नहीं होता कि किस तरह से क्या काम होता है, जो उनको बोला जाएगा वही करते हैं, ठीक है ना। अभी बोला गया है कि आपको ये आधार कार्ड बनाने हैं, ठीक है, आधार कार्ड के लिए ये फॉर्मेलिटी लगेगी, तो आप मत दो उनमें से एक भी फॉर्मेलिटी कम दो, क्या होगा, वो आपके लिए बनाएंगे ही नहीं आधार कार्ड। तो यानी कहने का मतलब है ये बिल्कुल अव्यक्तिगत होते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि किस तरह से कोई काम को हम अंजाम दे सके, बस इन्हें वो काम करना होता है, चाहे जैसे जैसे तैसे भी किया जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है तकनीकी शिक्षा पर आधारित। तकनीकी शिक्षा पर आधारित होता है ये, कैसे, देखिए जो जिस फील्ड में जाएगा, जिस फील्ड में काम करेगा, अभी जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स की फील्ड में काम करने वाले हैं, तो जितने भी वहां पर अधिकारी लिए जाएंगे वो सब ऐसे डिपार्टमेंट से या ऐसी शिक्षा से लिए जाएंगे जिनको ट्रेड, कॉमर्स, इनकम, इन सब का बहुत ज्ञान हो, ठीक है ना। तो यानी कि ये पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड होता है। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हायरार्कियल सिस्टम। हायरार्कियल क्या होता है, पदानुक्रम व्यवस्था। अब ये पदानुक्रम क्या होता है, देखिए छोटा जो ऑफिसर होगा वो हमेशा बड़े की बात मानेगा, उससे बड़े वाला अपने से बड़े ऑफिसर की बात, तो इस तरह एक पिरामिडिकल जो है वो संरचना बन जाती है, पिरामिड टाइप, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ नीचे 10 क्लर्क है, 4-5 क्लर्क हैं, उन क्लर्क के ऊपर 3 ऑफिसर हैं, उनके ऊपर 2 ऑफिसर हैं, और सबसे बड़ा ऑफिसर सबसे ऊपर। तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हायरार्की या फिर पदानुक्रम व्यवस्था कहा जाता है। अब भारत में इस तरह के ऑफिसर्स कैसे नियुक्त किए जाते हैं, तो वो नियुक्त किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। क्या है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो ये ऑफिसर्स की नियुक्ति करने का काम यूपीएससी द्वारा किया जाता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। बड़े बड़े जो पुलिस अधिकारी होते हैं, एसपी वगैरह, और उनसे भी ऊपर के, और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं जैसे कलेक्टर, जिला कलेक्टर, उप कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, तो ये सब जो नियुक्तियां हैं ये यूपीएससी द्वारा की जाती है। और यूपीएससी ये देखता है कि जो हाईली टैलेंटेड हो उन्हीं को ये नियुक्तियां की जाए। यूपीएससी के अंडर में जो है हर तरह का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। राजस्थान में ये कौन सा है, राजस्थान में ये है आरपीएससी। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा आरएएस और आईए और आरपीएस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
ठीक है ना। तो ये अधिकारियों की नियुक्ति करना, और इन्हीं से क्या बनता है, इन्हीं से ब्यूरोक्रेसी बनती है। ठीक है, तो यूपीएससी आपके टॉपिक दिया हुआ है। यूपीएससी का आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अर्थ क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा आईएएस आईपीएस की नियुक्ति की जाती है। उसके नीचे जो होता है, उसके नीचे अलग अलग स्टेट का अपना सर्विस कमीशन होता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, जिसके द्वारा आरएस ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, सबसे पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। फिर इंडियन पुलिस सर्विस, और साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी जो है वो यूपीएससी के अंडर आती है। ये होती है भारतीय वन सेवा। अब देखिए, ये जो सेवाएं होती है ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड लोगों को नियुक्त किया जाता है इनके द्वारा। समय समय पर एग्जाम्स करवाए जाते हैं और उन्हीं एग्जाम्स के द्वारा भर्ती की जाती है। उसके बाद में उससे नीचे का जो लेवल होता है वो होता है यूनियन और सेंट्रल सर्विस, जिसमें होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस या आईएफएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, फॉरेन सर्विस यानी विदेश विभाग से संबंधित, और रेवेन्यू सर्विस यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित। ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज होती है। पहली होती है ऑल इंडिया या कि अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद में यूनियन और सेंट्रल सर्विस, जिनको हम कहते हैं संघीय सेवाएं। और उसके बाद में आती है स्टेट सिविल सर्विसेज, जिनको हम कहते हैं राज्य प्रशासनिक सेवाएं। जैसे कि मैंने कहा कि आरपीएससी है राजस्थान में। आरपीएससी का अर्थ होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जैसे गांव में लगते हैं ना ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, या फिर तहसीलदार, तो वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो हैं उनके एग्जाम लिए जाते हैं और इन एग्जाम्स के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये सर्विसेज जो हैं, खास करके आप इनमें से कौन सी याद रखेंगे? आप इनमें से याद रखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी होती है, और यूनियन एंड सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होती है, और स्टेट सिविल सर्विस। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है वो पूरे भारत के लिए लागू होती है। यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज जो होती हैं वो संघीय, या ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि संघ क्षेत्र के जो होते हैं। जैसे देखिए, जब टैक्स लगता है, हमने टैक्स की बात की थी, आपको याद हो तो हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि टैक्स में भी जो इनकम टैक्स होता है वो किसके अधीन होता है? वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। और जो सेल टैक्स होता है वो किसके अधीन होता है? वो राज्य सरकार के अधीन होता है। तो ऐसे में इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे वो सेंट्रल सर्विसेज में होंगे, और सेल टैक्स में जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वो स्टेट सिविल सर्विस के होंगे। तो इस तरह से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, और ये अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेसी का बेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव या जिनको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। आपको ये याद रखना है कि स्थायी कार्यपालिका के बिना कामों में इतनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती कभी भी। मंत्रिमंडल अगर कोई काम कर पाता है तो उसके पीछे ये नौकरशाह बहुत जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इस शब्द को हमने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ, और कहीं ना कहीं खुद नौकरशाहों की जो स्थिति है कि वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, वो लालच करने लग जाते हैं, वो भी इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी अगर नौकरशाही ना हो, ब्यूरोक्रेसी ना हो, तो शायद कार्यपालिका का संचालन बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन इस बार सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर नहीं लाएंगे, इस बार जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें इंपॉर्टेंट जो अलग क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो जरूर देखिएगा वो वीडियो भी। और अब तक के सारे वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर देखिए। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि जो आपके चैप्टर्स हों उनको एक ही वीडियो में खत्म कर दें, ताकि आपको बार बार या उसकी प्लेलिस्ट के अंदर नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।